स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो बच्चों हमारा जो टॉपिक है सेकंड सेमेस्टर BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का, जो हम एजुकेशन से लिए हैं हमने, ठीक है ना। तो हम समझेंगे कि 100 में से 90 मार्क्स किस तरीके से आए। ये आपको वीडियो पूरी देखनी होगी बच्चों, जब भी हमारा ये आएगा, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि आप सभी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है, तो इसीलिए आप सभी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपकी सारी वीडियो बनेगी बच्चों। जो भी है आपके, जो भी है पंजाबी, उर्दू, हिंदी, कुछ भी हो, सभी की बनेगी। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपकी श्रद्धा है बच्चों, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम किस तरीके से पेपर को करेंगे वो चीज़, ठीक है ना। मुझे पहले नाम लिखना है, क्लास नेम, एग्ज़ाम रोल नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड और पेपर नेम, ठीक है ना बच्चों। ये सारी चीज़ हमें लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब आते हैं एजुकेशन सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चंस जो है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। शिक्षा की समावेशी बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को ढांचे में किन तरह का मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको समावेशी का मतलब समझ में आना चाहिए। समावेशी बच्चों होता क्या है, हम वो चीज़ जानें। सबसे पहला, शिक्षा का समावेशी यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एवं दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो दिव्यांग बच्चे हो, डिसएबिलिटीज चिल्ड्रन एंड नॉर्मल चिल्ड्रन जो होते हैं, उन सभी में असमानताएं जो होती है, जो समानताएं होती है, उसको हटाकर एक जैसी शिक्षा दी जाए विद्यालय में, तो वो हमारा समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो इसमें बच्चों समाज का छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की, और आपको पता है कोठारी कमीशंस और नई शिक्षा नीति, इस सभी में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक काल में हम शिक्षक को इस सिद्धांत के दृष्टिकोण से अपना कक्षा में व्यवहार लेना चाहिए, विस्तृत व्यवहार लेना चाहिए, ठीक है ना। आगे आइए। अब समावेशी शिक्षाकरण क्या करती है, एकीकरण के सिद्धांत के ऐतिहासिक बड़े कनाडा और अमेरिका में जुड़ी है। मतलब कि हमारा कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई ये जो है समावेशी शिक्षा प्राचीन शिक्षा पद्धति पर नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। तो समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय तक कक्षा को स्वीकार नहीं करता, और इसमें क्या होता है बच्चों, सामान्य बच्चों को भी सामान्य बच्चों से अलग रख करना पड़ता, मान्य नहीं है। मतलब कि वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पे मान्य नहीं, और विकलांग बच्चों को भी सभी को साथ पढ़ाया जाता है अमेरिका और कनाडा में। तो बच्चों हम आते हैं इसी में हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा के 4 प्रक्रियाएँ होती हैं बच्चों। एक तो मानकीकरण। तो बच्चों समाजीकरण की वह प्रक्रिया बालक युवकों जहाँ तक संभव हो कार्य परिवर्तनों के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करें। दूसरा क्या होता है बच्चों, संस्थाहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बच्चे, बालकों तथा युवकों, छात्रों को सीमाओं तक समाप्त कर देती है और आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्हें जन साधारण के माध्यम से, मतलब जैसे कि यूट्यूब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़, ठीक है ना। शिक्षा की मुख्य धारा शिक्षा, मतलब शिक्षा की मुख्य वह प्रक्रिया जिसमें कि प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के रूप में रखते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों इस तरीके से आपने देख लिया समावेशी कक्षाओं को सामान्य बढ़ता है। मतलब छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के हिसाब से रखे जाते हैं, चाहे उनका अकादमिक स्तर ऊंचा या नीचा हो, चाहे वो बच्चा कोई सा भी हो, चाहे डिसएबिलिटीज़ हो, चाहे जो भी हो, उसका एक एज होती है और सभी को एक क्लास में रखा जाता है। शिक्षक विकलांग को सभी बच्चों को एक जैसा बर्ताव करते हैं। जैसे कि आपने देखा कोई बच्चा डिसएबिलिटीज़ वाला बच्चा है तो क्लास में टीचर उसको ये नहीं कि अलग बिठा दे, उन बच्चों के बीच में बिठा दे, क्योंकि उनका सर्वांगीण विकास जब ही हो सकता है कि वो सामान्य बच्चों के साथ मिलकर रहकर पढ़ सके, जब ही उनका विकास हो सकता है। अब आता है बच्चों शिक्षा कक्षा में सहायक भावनाओं को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हैं। सामुदायिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए खेलों का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को समस्या का समाधान में सख्ती करना होता है। किताबों और गीतों का आदान प्रदान होता है। बच्चों छात्रों में समुदाय की भावना होती है। प्रिय वातावरण निर्माण करना होता है। बच्चे के लिए लक्ष्य निर्धारण और विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की सेवा करना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अब आते हैं बच्चों दल शिक्षा पद्धति सामान्य व्यवहार। ये एक ऐसा सहयोग है जिसमें कि दूसरा प्रशिक्षण शिक्षकों के विशेष छात्रों की आवश्यकताओं को कक्षा में सुव्यवस्थित रखने में सहयोग करता है।
एक निरीक्षण, एक शिक्षा देता है, दूसरे छात्रों का निरीक्षण करता है। मतलब निरीक्षण मतलब कि उसकी जांच करना, मूल्यांकन करना, वो सारी चीज़ें। स्थिर घूर्णन शिक्षा क्या होती है? इसमें कक्षा में अनेक भागों में बांट दिया जाता है। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं, दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों में पर किसी पर जांच करता है, ठीक है ना, इस तरीके से होती है। अब आते हैं वैकल्पिक शिक्षा बच्चों क्या होती है। वैकल्पिक शिक्षा आपने सुना होगा, मुख्य शिक्षक और अधिक छात्रों को क्या करते हैं, जबकि विशिष्ट जितने भी शिक्षक होते हैं छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाते हैं, जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ, मतलब कि वैकल्पिक मतलब अलग अलग पाठ पढ़ाना। समूह शिक्षा क्या होता है? यह पारंपरिक शिक्षा पद्धति है और इसको बहुत ही माना जाता है। हमारे विद्यालय में यही चीज़ समूह शिक्षा ही दी जाती है, सभी को एक साथ बिठाकर और एक साथ पढ़ाना। बच्चे जिन्हें अत्यधिक सहायता की आवश्यकता होती है, बच्चे उन बच्चों को सबसे ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है जो डिसएबिलिटीज़ हैं, जो कि चल नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास करना हमारा दायित्व है और एक टीचर का दायित्व है। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर एक उस बच्चे को शिक्षित करना जो कि चाहे डिसएबिलिटीज़ हो, चाहे कम स्तर वाले बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हों, उन सभी का विकास करना है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हमारे भारत में किस तरीके से चली आ रही कुछ परंपरागत और अंधविश्वास चला हुआ आ रहा है, जो कि बच्चे डिसएबिलिटीज़ हैं कि उसको इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए, लेकिन बच्चों वो स्पेशल चाइल्ड है, उसको हमेशा अलग ही तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, क्या महत्व है बच्चा? यह विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा समान और अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्ति के मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। ये प्रत्येक प्रकार की श्रेणी बालकों को देती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है बच्चों, ठीक है ना। आगे ये समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। अब बच्चों इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना, किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये सारे काम समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं, ठीक है ना। मतलब कि विशिष्ट जो मतलब सामान्य बच्चे हैं उनको विशिष्ट की ओर लेके जाना, बस समझ के आने का मतलब ये है। निष्कर्ष बच्चों ये है कि जो हमने समावेशी शिक्षा समझी, समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बच्चों है वो पता है क्या है? निष्कर्ष हम पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है बच्चों? वह शिक्षा जो कि सभी के लिए बराबर हो, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो डिसएबिलिटीज हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे अंधा हो, तो इन सभी चीज़ों से। और जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जिसका IQ लेवल 90 से भी कम हो, उस सभी को क्या किया जाता है कि उन सभी को एक जैसा पढ़ाया जाए, उनका विकास सर्वांगीण विकास किया जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। कॉलबाग, जैसे बच्चे कि आपको पता है शिक्षाविद में कॉलबाग ने बहुत बड़ा योगदान है। कॉलबाग का थ्योरी है, उन्होंने रिसर्च किया है, शोध किया है और इन्होंने यह बताया प्रतिपादित नैतिक विकास जो हमारा है, कॉलबाग के जो नैतिक सिद्धांत हैं बच्चों, प्रारंभिक आयु में बच्चा क्या करता है? नैतिक विकास संप्रति अपरिचित होता है। मतलब कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको नैतिक विकास के बारे में, किसको प्रणाम करना है, क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी नहीं होती। कॉलबाग ने पियाजे के सिद्धांत को परिष्कृत करके अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने क्या किया? पियाजे, जैसे अभी आपने संज्ञान विकास का जो सिद्धांत है वो पियाजे की थ्योरी है और उन्होंने उसी के बेस पे क्या किया है, कॉलबाग ने अपना किया है। कॉलबाग ने बच्चों जो ये हैं बच्चों, यूरोप में हिंज नाम का व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है वह अपनी पत्नी की बीमारी की दवा दुकान पर जाता है। एक स्टोरी है, उसके जरिए भी उन्होंने बताया चोरी करना पड़ता है। तो बच्चा क्या करता है, एक हम उसको कंडीशंस में हम जब उसको रख देता है वो उस तरीके से सीखता है, ठीक है ना। तो उसने चोरी मजबूरी में करी थी, लेकिन ना कि चोरी से। अब बीवी की तबीयत ख़राब है तो उसने ये थोड़ा ना कि उसने, और उसके पास पैसे भी नहीं है तो भैया बीवी को बचाने के लिए तो किया ना। कई बच्चे क्या करते हैं, नैतिक विकास क्या करते हैं। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा उदाहरण जो दिया गया है, अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारा आगे भी ऐसी स्थिति कभी ना कभी आ जाती है, हम दिन जैसा बनना पड़ता है। तो अर्थात कॉलबाग ने इसी कहानी का अध्ययन करके कहा है कि कहानी दो मुख्य बातें वाली कहानी है। नैतिक दुविधा बच्चों, नैतिक दुविधा क्या है? यह एक तरह का संघर्ष है बच्चों, ठीक है, और दो से अधिक कार्यों में किसी भी एक कार्य को चुनने के लिए मजबूर करता है। मतलब कि जो एक कार्य है, जैसे कि आप मान लो कि आप पढ़ रहे हो, BA कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो या तो आपके पास दो ही चीज़ होगी, या तो आप BA कर लो तो पढ़ लो सही से अगर पढ़ना है तो, वरना दोनों चीज़ साथ हो जाती है। जब तक सोल का आशीर्वाद रहता है आप सभी पे तो सब चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों नैतिक तर्कना। अब जो बच्चों नैतिक तर्कना जो है
हम उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जो नैतिक तर्कना है बच्चों, सही और गलत निर्णय लेने के लिए हम जो चिंतन करते हैं उसे नैतिक तर्कना कहते हैं। मतलब कि जो भी हमें क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो हम डिसीजंस लेते हैं, यही क्या होता है, नैतिक तर्कना होती है बच्चों, ठीक है ना। कॉलबर्ग ने नैतिक को 3 स्तरों में विभाजित किया है, ठीक है ना। तो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, मतलब इस स्तर का बालक नैतिकता का अर्थ निरीक्षण रूप से ज्ञात करता है, अर्थात अनुशासन का महत्व बताया जाता है। मतलब कि कैसा किस तरीके के बच्चों को प्रणाम करना है, बैठना है, उठना है, खेलना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। और बच्चों ये जो हमारा सबसे बड़ा है, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, दंड के कारण भी सीखते हैं। दंड मतलब कहने का मतलब कि अगर मान लो आपने किसी बच्चे को कार्य दे दिया और उस बच्चे ने कार्य नहीं किया, आपने उसको पीट दिया, तो अगली बार अगर आप उसको कोई कार्य बोलोगे वो तुरंत करेगा, क्योंकि वह ना पीटने की डर से वो कार्य करेगा। तो ये हमारा क्या, आज्ञा तथा पालन अनुमन्यता, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका हो गया बच्चों। और रूढ़िगत नैतिकता स्तर, अब रूढ़िगत नैतिकता स्तर क्या होता है बच्चों, जो 10 से 13 वर्ष तक की इस अवस्था में ज्ञान बदलता है और जो माता पिता अच्छे बच्चों को दिया जाता है, जो वही वो सीखता है। मतलब जो माता पिता जो अपने बच्चे को आचरण सिखाते हैं, वही वो बच्चा धीरे अपने जीवन में लेकर जाता है, ठीक है ना। सामाजिक अनुबंधन, तो ये बच्चों आपका इस तरह से सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत क्या है, इस अवस्था में नैतिक व्यक्ति के अंदर अग्रसर हो जाती है। तो ये रहा बच्चों कॉलबर्ग थोड़ा सा है। कॉलबर्ग के अनुसार व्यक्ति इस अवस्था में बाहरी आदर्शों को मानकर अपने आंतरिक आदर्शों को मानता है। तो ये आपको पूरा बच्चों मैंने बता दिया है। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। जितना हो सके इसको आप ये इसको PDF तो ये है ही, आप जितना हो सके इसको करिए। और इसी तरीके से हम आगे मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। इस तरीके से वीडियो देखते रहिए, आप सभी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। और आप जल्दी से जल्दी आप इस असाइनमेंट वाले बेस से जल्दी निकलें। मैं चाहता हूँ कि आपका फिर और आगे तैयारी करेंगे हम, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर की, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, जल्दी जल्दी से बना लीजिए, फिर आपकी मैं अपलोड करने में भी मदद करूँगा, ठीक है ना।